नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेदांत लर्निंग पॉइंट पर। यहाँ पढ़ाएंगे सिंपल और कॉन्सेप्ट होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो दोस्तों, और हमें क्लास 7 की न्यू एसएसटी एनसीईआरटी एक्सप्लोरिंग इंडिया एंड बियॉन्ड सोसाइटी का चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग द वेदर पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। वेदर एंड इट्स एलिमेंट्स। यू वेक अप वन विंटर मॉर्निंग एंड शाइवर। एक सर्दियों की सुबह आप उठते हैं और ठंड से कांपने लगते हैं। आगे, यू रीच फॉर थिक क्लॉथ्स टू कीप योर सेल्फ वार्म। खुद को गर्म रखने के लिए आप मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं। आगे, इन द समर यू चूज क्लॉथ्स दैट कीप यू कूल एंड कंफर्टेबल। लेकिन गर्मियों में आप ऐसे कपड़े चुनते हैं जो आपको ठंडा और कंफर्टेबल रखें। You are responding to your body signal. Your body is sensing the weather. आप अपने शरीर के सिग्नल का जवाब दे रहे होते हैं। आपका शरीर मौसम को महसूस कर रहा होता है। आपको देखना है कि मौसम क्या है, मतलब कि व्हाट इज वेदर। वेदर इज अ स्टेट ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। मौसम किसी एक पर्टिकुलर समय और जगह पर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की स्थिति होती है। बट वॉट इज एन एटमॉस्फेयर? लेकिन एक एटमॉस्फेयर क्या होता है? इन सिंपल टर्म्स, इट इज द लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स some planets. In the case of our earth, we call these gases air. Okay guys, हाँ, अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो एटमॉस्फेयर कई सारी गैसेस की लेयर होती है जो कुछ प्लैनेट को सराउंड करती है। इन केस आर अर्थ, मतलब कि हमारे अर्थ को भी ये एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वो सराउंड करती है। यहाँ पे दिया गया है, एटमॉस्फेयर की लेयर है, पहले ट्रोपोस्फेयर जो कि सबसे नीचे वाला लेयर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एरोप्लेन उड़ते हैं, यहाँ बादल भी है और यहाँ पे यहाँ हम रहते भी है नीचे। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि विच इज द क्लोजेस्ट लेयर टू आर अर्थ। तो आप लिख सकते हो ट्रोपोस्फेयर इज द क्लोजेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर टू आर अर्थ। ठीक है गाइस, और फिर इसके ऊपर है ये ट्रोपोपाउस, ओजोन लेयर और सबसे ऊपर है स्ट्राटोस्फेयर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर में बी कंपेयर्ड टू अ केक विद सेवरल लेयर्स। हाँ, अर्थ के एटमॉस्फेयर की तुलना कई लेयर्स वाले केक से की जा सकती है। द लेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपको एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकता है, लिख सकते हो द लेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। पृथ्वी, मतलब कि पृथ्वी की सतह के सबसे पास वाले लेयर को ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है और यही वो जगह है जहाँ सभी जमीन पर रहने वाले पौधे और जानवर, मतलब और इंसान भी रहते हैं। तो चलिए आप इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि विच लेयर इज क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो आप देख सकते हो द लेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द ट्रोपोस्फेयर। ठीक है गाइस, ठीक है, आगे। And that is where all land-based plants and animals including humans live and breathe. और ये वही जगह है जहाँ पर सारे पेड़ पौधे, जानवर और इंसान भी रहते हैं और सांस लेते हैं। आगे, it is also where almost all weather phenomena which we will explore in this chapter take place. और इसी लेयर में लगभग सभी वेदर की घटनाएं होती हैं जिन्हें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द ट्रोपोस्फेयर एक्सटेंड्स टू अ हाइट ऑफ 6 to 18 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ट्रोपोस्फेयर जमीन से लगभग 6 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। या ये भी आप इसे हाईलाइट कर लीजिएगा, क्या पता आपसे एग्जाम में यही पूछ लें कि व्हाट इज कि ट्रोपोस्फेयर अर्थ पृथ्वी से
कितनी दूरी पर है, तो आप देख सकते, तो आप इसके यहाँ पे आंसर लिख सकते हो, उसको अलर्ट कर लीजिए। अब नोट्स में ये लाइन ज़रूर लिखिएगा, ये दोनों लाइन ट्रोपोस्फीयर के बारे में। The troposphere extends to a height of 16 to 18 kilometer from the ground. एक सेकंड गाइस, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बस एक सेकंड, पूरा हाईलाइट हो जाएगा। हाँ, it is less thick at the poles where the cold air contracts and thicker in the tropical zone where the warmer air expands. ये पोल्स पर कम मोटी होती है क्योंकि ठंडी हवा सिकुड़ जाती है, और ट्रॉपिकल जोन में ज़्यादा मोटी हो जाती है क्योंकि गर्म हवा फैल जाती है। आगे, यू स्टडी मोर अबाउट द अदर लेयर्स इन योर साइंस क्लास। आप एटमॉस्फेयर की और भी लेयर्स के बारे में अपनी साइंस क्लास में और अधिक पढ़ेंगे। फिलहाल हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, साइंस हम ये SST की बुक कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। We use many words to describe the weather: hot, cold, rainy, cloudy, humid, snowy, wind and so on. हाँ, मौसम बताने के लिए हम कई शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गर्मी, ठंडी, बारिश, चिपचिपी हवा और स्नोई, विंडी वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे They describe the different ways in which we experience the elements of weather. ये शब्द बताते हैं कि हम वेदर के तत्व को अलग अलग तरीकों से कैसे महसूस करते हैं। आगे, लेट्स एक्सप्लोर। व्हाट आर सम ऑफ द वर्ड्स इन योर लोकल लैंग्वेज दैट यू यूज टू describe the weather? Hot, cold, warm, chilly, crisp, pleasant and so on are commonly used terms in English. तो गाइस, यहाँ आपसे पूछा, मतलब आप यहाँ बताया गया है कि अपनी लोकल लैंग्वेज में मौसम बताने के लिए आप कौन कौन से शब्द इस्तेमाल करते हो। तो आप गाइस बेसिकली वही इस्तेमाल करते हो, ठंडी, गर्मी, बारिश और और पतझड़ का मौसम, और हाँ, ऑटम का मौसम, ठीक है। सो गाइस, इसका आप आंसर मुझे कमेंट में दीजिएगा, मतलब अपने अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं इसे, ठीक है। आगे, द एलिमेंट्स ऑफ वेदर आर टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी। सो गाइस, चलिए इन सब के बारे में पढ़ते हैं और देखिए गाइस। हाँ, द एलिमेंट्स ऑफ वेदर के बारे में। टेम्परेचर, हाउ हॉट और कोल्ड द एटमॉस्फेयर इज। सो टेम्परेचर हमें बताता है कि एटमॉस्फेयर कितना गर्म या ठंडा है। प्रेसिपिटेशन, बेसिकली any form of water such as rain, snow, sleet or hail that falls from the sky. So guys, ये प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है, मतलब कि पानी का कोई भी रूप, जैसे बारिश, बर्फ या हेल जो आसमान से गिरते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, the weight of air above us felt on the earth's surface. हाँ, हमारे ऊपर मौजूद हवा का भारीपन जो पृथ्वी की सतह पर महसूस होता है। विंड, द मूवमेंट ऑफ एयर इंक्लूडिंग इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन। ह्यूमिडिटी, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। विंड मतलब कि हवा की गति, जिसमें उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों शामिल होते हैं। और ह्यूमिडिटी, हवा में मौजूद वाटर वेपर की मात्रा। आगे, let us imagine that Krishnan from Chennai is speaking with Amir in Kashmir. Think about it में पढ़ रहे हैं। मान लीजिए चेन्नई का कृष्णन कश्मीर के आमिर से बात कर रहा है। Krishnan tells Amir that it has become chilly in Chennai after it rained the previous night. हाँ, तो कृष्णन अमीर को बताता है कि पिछली रात बारिश होने के बाद चेन्नई में ठंड सी हो गई है। अमीर asks,
him how cold it is. फिर आमिर उससे पूछता है कि कितनी ठंड है, कितनी ठंडी हो रही है वहाँ पर चेन्नई में. How will Krishnan explain to Amir how cold it is? अब बताइए कि कृष्णन अमीर को कैसे समझाएगा कि यहाँ पर कितनी ठंडी है. आफ्टर ऑल वॉट इज कोल्ड फॉर कृष्णन मे बी क्वाइट प्लीजेंट फॉर अमीर. आखिर जो मौसम कृष्णन को ठंडा लग रहा है वही अमीर को काफी सुहाना लग सकता है. आगे एज यू कैन सी इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर कृष्णन टू कन्वे his sense of chillness to Amir unless there is a commonly agreed way to measure the temperature. जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब तक टेम्परेचर नापने का कोई कॉमन तरीका ना हो कृष्णन के लिए आमिर को ठंड का एहसास समझाना बहुत मुश्किल होगा. आगे इट इज द सेम गाइस. हाँ, इट इज द सेम विद अदर एलिमेंट्स ऑफ द वेदर. हाँ, यही बात वेदर के दूसरे तत्वों पर भी लागू होती है. In this chapter we will learn how we measure the weather using common standards. इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कॉमन स्टैंडर्ड्स का यूज करके वेदर को कैसे मेजर किया जाता है. एक सेकंड गाइस. हाँ, आगे let's explore what do you think could be some other reason to measure the weather more precisely. आपके हिसाब से वेदर को और ज़्यादा सही तरीके से नापने का और क्या कारण हो सकता है. आगे hint think how knowing the weather a few hours or a few days in advance would help you plan some activities. तो यहाँ पे आपको एक हिंट दिया गया है. सोचिए कि अगर आपको कुछ घंटे या कुछ दिन पहले ही वेदर का पता चल जाए तो आप अपनी एक्टिविटीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे. आगे फ्रॉम हाँ फ्रॉम अर्ली टाइम्स ह्यूमंस हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड नेचर एंड हाँ and learn to read her signals to forecast the weather. हम प्राचीन समय से ही इंसान प्रकृति को ध्यान से देखते आए हैं और उसके संकेतों को समझकर वेदर का फोरकास्ट करना सीख गए हैं. ऑब्जर्विंग वेदर, फ्लाइंग लो एंड कैरिंग एग्स, स्क्वायरल्स, gathering nuts, frogs croaking loudly, or even the opening and closing of pine cones provided valuable information about coming rain or storms. So guys, इसका मतलब है एक सेकंड गाइस. हाँ, नीचे उड़ते पक्षियों को देखना, चींटियों को अंदर ले जाते देखना, स्क्वायरल्स को नेट इकट्ठा करते देखना, मेंढकों को जोर जोर से टर्राना या पाइन कॉन्स का खुलना और बंद होना, ये सब आने वाली बारिश या तूफान की जानकारी देते थे. आगे गाइस हाँ, दिस नॉलेज हैज बीन पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. और यही नॉलेज दूसरी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया है. आगे even today in many parts of India people use traditional ways to predict the weather, especially the arrival of the monsoon. आज भी भारत कई हिस्सों में लोग वेदर का अंदाजा लगाने के लिए पारंपरिक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, खासकर मानसून के आने का, मतलब कि बारिश के आने का. ठीक है, आगे टॉक टू एल्डर्स इन योर नेबरहुड एंड आस्क देम हाउ दे प्रिडिक्ट द वेदर. अपने पड़ोस के बुजुर्गों से बात करो और उनसे पूछो कि वो मौसम का अंदाजा कैसे लगाते हैं. व्हाट साइंस डू दे ऑब्जर्व. वो किस तरह के संकेत देखते हैं, मतलब कि साइंस देखते हैं.
Document any sayings in your regional language that refer to weather prediction. अपनी रीजनल लैंग्वेज की उन sayings को लिखो जो म्यूजियम की भविष्यवाणी से जुड़ी हुई है। आगे, in the last few centuries, scientists have worked out methods to measure and monitor the elements of the weather with great precision. एक सेकंड गाइस। हाँ, पिछली कुछ सदियों में साइंटिस्ट्स ने मौसम के तत्वों को, मतलब कि मौसम के एलिमेंट्स को बहुत सही तरीके से नापने और उन पर नजर रखने का तरीका विकसित कर लिया है। Based on those inputs, meteorologists try to predict how the weather will behave in a particular region after a few hours or a few days or even a few weeks. इन जानकारियों के आधार पर मीटियोरोलॉजिस्ट अंदाजा लगाते हैं कि किसी खास जगह का मौसम कुछ घटनाओं, कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के बाद कैसे होगा। हाउ डू दे डू इट? वो ये सब कैसे कर लेते हैं? डू दे जस्ट लुक अप एट स्काई एंड गेस? क्या वो बस आसमान को देखकर अंदाजा लगा देते हैं? नहीं। नो, they've got some cool gadgets, a few of which we will now look at. नहीं, उनके पास कुछ खास गैजेट्स होते हैं जिनमें से कुछ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं आगे क्या बताया गया है। पहला वेदर इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है वो है टेम्परेचर। लेट्स रिमेंबर, इन योर ग्रेड 6 साइंस टेक्स्ट बुक क्यूरियोसिटी, you read about different types of thermometers using for measuring the temperature, the clinical thermometer and the laboratory thermometer. हाँ, जो गाइस आपने अपनी क्लास 6 की साइंस की किताब क्यूरियोसिटी, साइंस की एनसीईआरटी किताब सॉरी क्यूरियोसिटी में आपने टेम्परेचर नापने के लिए इस्तेमाल होने वाले अलग अलग थर्मामीटर्स के बारे में पढ़ा ही होगा, जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो चलिए और आगे देखते हैं। हाँ, you also learned about temperature scales. आपने टेम्परेचर स्केल्स के बारे में भी पढ़ा होगा। One of them is the सेल्सियस स्केल, अनदर इज अ फ़ारेनहाइट स्केल। और उनमें से एक सेल्सियस स्केल था और दूसरा फ़ारेनहाइट स्केल था। If, for instance, we have a cool temperature of 15 degrees Celsius, noted at 15 degrees, degrees Celsius, noted at 15 degrees Celsius, it is the same as 59 degree Fahrenheit, noted as 59 degree Fahrenheit. हाँ, जो गाइस फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हो तो वही टेम्परेचर 59 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, आगे चलो ये आपको रिमेंबर कराया था क्योंकि हम इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। गाइस यही एनसीईआरटी का जादू है। आगे, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स। थर्मामीटर्स के कई प्रकार होते हैं। सम सिंपली मेजर द एम्बिएंट टेम्परेचर, others record the maximum and minimum temperatures during a day. कुछ सिर्फ आसपास का टेम्परेचर नापते हैं, जबकि कुछ पूरे दिन का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं। Thermometers often use a colored liquid which expands when the temperature increases. थर्मामीटर्स में अक्सर रंगीन लिक्विड होता है जो टेम्परेचर बढ़ने पर फैलता है। हाँ, however, more and more digital thermometers are preferred as they are more precious and record more data. एक सेकंड गाइस। हाँ, लेकिन अब डिजिटल थर्मामीटर ज़्यादा पसंद किए जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं और ज़्यादा डेटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। Indeed, temperature recordings can be used to collect some useful statistics.
इंक्लूडिंग। वास्तव में टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग से कुछ उपयोगी स्टैटिस्टिक्स निकाली जा सकती हैं, जैसे रेंज ऑफ टेम्परेचर और द मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस द मिनिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ यूजुअली 24 आवर्स। टेम्परेचर की रेंज यानी किसी निर्धारित समय, आमतौर पर 24 घंटे का मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। मीन डेली एक सेकंड गाइस, हाँ, मीन डेली टेम्परेचर और द मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे डिवाइडेड बाई 2। मीन डेली टेम्परेचर यानी दिन के मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को जोड़ कर प्लस कर कर 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। आगे, डोंट मिस आउट। द इंडियन मेटेरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट वॉज सेट अप इन 1875। इट्स मोटो इज गाइस, हाँ, its motto is Aditya Jayate Vrishti, which means from the sun rises rain. The phrase comes from the ancient text Manusmriti, and the complete sentence reads: from the sun rises again, from rain comes food, and from food living beings originate. Can you think of a reason why rain arises from the sun? Guys, हाँ, इंडिया मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना 1875 में हुई थी। इसका मोटो है गाइस, हाँ, आदित्य जयते वृष्टि, जिसका अर्थ है सूरज से ही बारिश उत्पन्न होती है। यह सेंटेंस प्राचीन ग्रंथ मानुस्मृति से लिया गया है और पूरा वाक्य है: सूरज से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न मिलता है और अन्न से जीवन की उत्पत्ति होती है। क्या तुम बता सकते हो कि सूरज से बारिश कैसे होती है? आगे, here's a chart of the temperatures of city in Madhya Pradesh. What is the maximum temperature recorded in the week shown here? What is the minimum? Calculate the range. हाँ, यहाँ नीचे में मध्य प्रदेश का चार्ट दिया गया है, जिसको हम भी पढ़ेंगे आगे। हाँ, इस हफ्ते और इस वाले चार्ट में हम जो 2025 का ना शायद से इसमें, हाँ, 2025 के जितने भी हफ्ते थे उसके मैक्सिमम टेम्परेचर का कितना रिकॉर्ड है वो पढ़ेंगे, और मिनिमम क्या होता है, और यहाँ पर हम टेम्परेचर की रेंज निकालना रेंज कैसे निकाल जाती है वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर डेट, उस दिन की डेट देख लेते हैं, 28 फरवरी 2025। तो यहाँ देखते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर है 29 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है 16 डिग्री सेल्सियस। और 1 मार्च 2025 को जब मैक्सिमम टेम्परेचर था वो था 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर जो था वो था 15 डिग्री सेल्सियस। और 2 मार्च 2025 को, हाँ देखो बार पढ़ते हैं। तो जो 2 मार्च 2025 को जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो था 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम था 70 डिग्री सेल्सियस। और 3 मार्च 2025 को जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो था 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर था 18 डिग्री सेल्सियस। 4 मार्च 2025 को मैक्सिमम टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर था 17 डिग्री सेल्सियस। 5 मार्च 2025 को जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो था 28 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम जो था वो था 14 डिग्री सेल्सियस। और 6 मार्च 2025 को जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो था 29 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम था 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रेसिपिटेशन। If the news says that a particular place received 30 millimeter of rainfall in a day, what does it mean?
हाउ इज रेनफॉल मेजर्ड? अगर न्यूज़ में कहा जाए कि किसी जगह पर एक दिन में 30 मिलीमीटर बारिश हुई तो इसका क्या मतलब है? आगे, द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ रेन गॉज। तो कल यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेन गॉज है ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिससे बारिश को नापा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। एक सेकंड गाइस। हाँ, when it rains the water falls into a funnel and is collected in a cylinder। हाँ, जब बारिश होती है तो पानी फनल में गिरता है और सिलेंडर में इकट्ठा हो जाता है। A scale is attached to the cylinder to measure the depth of rainwater collected। सिलेंडर के साथ एक स्केल लगा होता है जिससे इकट्ठा हुए बारिश के पानी की गहराई नापी जाती है। आगे, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द हाइट ऑफ द वाटर कलेक्टेड इज 5 मिलीमीटर वी कैन से दैट द एरिया रिसीव्ड 5 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर इकट्ठा हुआ पानी 5 मिलीमीटर ऊंचा हो तो हम कह सकते हैं कि उस जगह पर 5 मिलीमीटर बारिश हुई है। आगे, लेट्स एक्सप्लोर। हाँ, मेगा रेन गॉजेस शोन इन द डायग्राम अबव। सो गाइस यहाँ पे दिखाया गया था कि यहाँ पर ये रेन गॉज है। तो गाइस इसमें वो सिंपली यही बोला गया है कि हमें एक ऐसा रेन गॉज बनाना है जो कि ऊपर डायग्राम में दिखाया गया है। आगे, प्लेस द रेन गॉज इन एन ओपन एरिया अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स दैट माई ऑब्स्ट्रक्ट रेन। तो गाइस फिर आगे बताया गया कि हमें जो रेन गॉज को एक खुले एरिया में रखना है और उन ऑब्जेक्ट से दूर रखना है जो कि बारिश को ऑब्स्ट्रक्ट करें। Ensure that the rain gauge is on the flat surface and will not tilt or topple with the wind। और हमें इस बात का ध्यान रखना है जो रेन गॉज है वो एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे होना चाहिए और वो हवा के साथ टिल्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे, यूजिंग द मेजरिंग स्केल रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ रेन वाटर कलेक्टेड एट द सेम टाइम एवरी डे फॉर अ मंथ। हाँ, मेजरिंग स्केल का इस्तेमाल करते हुए हमें जो बारिश का पानी है मतलब जो बारिश का पानी रेन गॉज में इकट्ठा हुआ है हर दिन और हर महीने उसका अमाउंट हमें रिकॉर्ड करना है, अब देखना है। ठीक है, आगे, इफ देयर इज स्नो अलाउ इट टू मेल्ट बिफोर टेकिंग द मेजरमेंट। अगर वहाँ पे स्नो है तो वो आप उसे मेल्ट करने देना क्योंकि वो भी बारिश के पानी से ही बनता है, मतलब कि एक तरह से पानी से बनता है बारिश का पानी का कहना। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज रेनफॉल फॉर एवरी वीक इन दैट मंथ एंड कमेंट ऑन द वेरिएशन फ्रॉम वीक टू वीक। और गाइस बारिश का जो एवरेज आपको कैलकुलेट करना है हर हफ्ते एक महीने के अंदर। ठीक है, एंड कमेंट ऑन द वेरिएशन फ्रॉम वीक टू वीक। और गाइस थोड़ी एरर हो गई। हाँ, और उसके वेरिएशन पर कमेंट करना है हर हफ्ते, मतलब हफ्ते से। ठीक है, आगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आवर बॉडीज आर क्वाइट अवेयर ऑफ टेम्परेचर एंड रेनफॉल। हाँ, सो गाइस इसका मतलब है हाँ, हमारी बॉडी टेम्परेचर और रेनफॉल को अच्छी से महसूस करती है। But you may also have experienced that the weather sometimes feel heavy as before a thunderstorm। Sorry, हाँ, लेकिन शायद आपने ये एक्सपीरियंस नहीं किया होगा कि कभी कभी मौसम हैवी या लाइट फील होता है थंडरस्टॉर्म से पहले, मतलब बेसिकली बादल गरजने से पहले। ठीक है, आगे, दिस इज रिलेटेड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज द प्रेशर exerted by the weight of the air above and around us। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एटमॉस्फेयर प्रेशर डालता है
जो हमारे ऊपर मौजूद एयर का वेट होता है। आगे, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हायर नियर द सी कोस्ट एंड लोअर एज वी गो हायर अप इनटू द माउंटेन्स। सी कोस्ट के पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है और माउंटेन्स पर जितना ऊपर जाते हैं प्रेशर उतना कम होता जाता है। When you climb a mountain, the air gets thinner than in the plain below. तो गाइस जब आप देखोगे जब पहाड़ों पे आते हैं, शिमला, मसूरी और नैनीताल वगैरह, कश्मीर, तो गाइस वहाँ पर हाँ, तो जब आप वहाँ के पहाड़ों पर चढ़ते हो तो नीचे के प्लेन एरियाज की तुलना में एयर थिनर हो जाती है। As a result, the air pressure is lower and there is less oxygen available. Listen, guys. Available for your lungs to take in. एक सेकेंड गाइस। हाँ, तो इस लाइन का मतलब है इसके रिजल्ट में एयर प्रेशर कम हो जाता है और तुम्हारे और आपके लंग्स के लिए अवेलेबल ऑक्सीजन भी कम हो जाती है। तो अगर आप नीचे यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी, काफी अच्छी पिक्चर है अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में समझना है तो यहाँ पे देख सकते कि जब आप नीचे होते हो तो गर्म हवा होती है, जहाँ लिख रखा हाइयर प्रेशर भी होता है और गर्म हवा होती है। और यहाँ पर जैसे आप पहाड़ों पे जाते हो तो ये जो पूरा ये एलिमेंट्स मतलब कि मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ऊपर जाते ही ऐसे उठ जाते हैं, मतलब ऐसे ही कम हो जाते हैं और वहाँ पर ठंडी हवा रहती है और लोअर प्रेशर रहता है। ठीक है, कैसे चलिए हम आगे देखते हैं। With less oxygen getting into your blood, your body has to work harder to keep you moving. जब ब्लड में कम ऑक्सीजन पहुंचता है तो आपकी बॉडी को आपको एक्टिव रखने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। That's why people sometimes feel breathless, dizzy or tired at high altitudes. इसी वजह से ही हाई एल्टीट्यूड्स पर लोगों को कभी कभी सांस लेने में दिक्कत, चक्कर या थकान महसूस होती है। This does not mean that the atmospheric pressure is always high in the plains below or on the coast. इसका यह मतलब नहीं है कि नीचे प्लेन्स या कोस्ट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा हाई होता है। आगे, In fact, it sometimes drops dramatically, resulting in what meteorologists call a depression or low pressure system, which can sometimes develop into a storm or even cyclone. हाँ, एक सेकंड गाइस। हाँ, एक्चुअली कभी कभी प्रेशर बहुत तेजी से कम हो जाता है जिससे मीटियोरोलॉजिस्ट डिप्रेशन तो क्या आपने मीम देखा होगा ना, बोला डिप्रेशन, तो क्या मेरे मुंह से भी निकल गया था, वह डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन या लो प्रेशर सिस्टम कहते हैं जो कभी कभी स्टॉर्म या साइक्लोन में बदल सकता है। आगे, think about it. Why do you think it would be important to measure atmospheric pressure? Who are the people most likely to use such substance? हाँ, so guys, I have a question. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे थिंक अबाउट इट लिख रखा है पर ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा सकता है। तो इसे आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। Why do you think it would be important to measure atmospheric pressure? Who are the people most likely to use such instrument? हाँ, so guys, इसका मतलब है सारे क्वेश्चन का कि आपको क्या लगता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? ऐसे मतलब इसको मेजर सबसे ज़्यादा कौन से लोग करते हैं, किस प्रकार के लोग करते हैं? ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिखना होगा। अगर आप नोट्स बना रहे हो एसएसटी के चैप्टर 2 के, तो अगर आपको ये क्वेश्चन ज़रूर लिखना है और इसका आंसर मुझे कमेंट बताना है। जिसका आंसर सही होगा उसका मैं कमेंट पिन कर दूंगा। ठीक है, आगे, the instrument used to measure atmospheric pressure is called a barometer. So वैसे काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे हाईलाइट कर लीजिए। अभी ये भी आप नोट्स में शामिल कर लीजिए। कब एग्जाम पूछ सकते हैं व्हाट इज अ बैरोमीटर, तो लिख सकते हो द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड, गाइस
हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा? हाँ, यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ बैरोमीटर। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को बैरोमीटर कहा जाता है। As with thermometer, there are several types of barometers. और थर्मामीटर्स की तरह बैरोमीटर की काफी टाइप्स होते हैं। The unit that display is generally the millibar, abbreviated as MB. इनमें जनरली मिलीबर यूनिट डिस्प्ले होती है जिसे MB से शॉर्ट में लिखते हैं। The normal atmospheric pressure at the sea coast is around 1013 MB. A pressure below 1000 MB indicates a depression. सी कोस्ट पर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगभग 1013 MB होता है। 1000 MB से कम प्रेशर डिप्रेशन को इंडिकेट करता है। आगे थिंक अबाउट इट। पीपल सेकंड थोड़ी एरर हो गया। हाँ, पीपल हु जर्नी टू प्लेसेस एट अ हाई एल्टीट्यूड आर एडवाइज्ड टू make pauses on the way to allow the body to acclimatize. so इस लाइन का मतलब है हाई एल्टीट्यूड वाली जगहों पर जाने वाले लोगों को रास्ते में ब्रेक लेने की एडवाइस दी जाती है ताकि बॉडी उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो सके। आगे आवर आर्मी पर्सनल सर्व इन हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस लाइक खारडुंगा ला in Ladakh, which is over 5,600 meter above sea level. हमारे वीर जवान लद्दाख के खारदुंगला जैसे हाई एल्टीट्यूड इलाकों पर ड्यूटी करते हैं जो सी लेवल से 5,600 मीटर से भी ज्यादा ऊपर है। आगे It is hard to imagine how they live and work in places where the oxygen level is so low. The atmospheric pressure there is generally about 650 millibars. ये इमेजिन करना मुश्किल है कि वो ऐसी जगहों पर कैसे रहते और काम करते हैं जहां ऑक्सीजन लेवल इतना लो होता है। वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली लगभग 650 मिलीबार्स होता है। आगे गाइस, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है विंड इज द गाइस, इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि व्हाट इज विंड, तो आप लिख सकते हो विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड ऑफ प्रेशर टू एरिया ऑफ लो प्रेशर। हाँ, तो गाइस आप इसे अपने नोट्स में भी शामिल कर लीजिएगा। काफ़ी छोटी डेफिनेशन है। विंड इज द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम एरियाज टू हाई प्रेशर टू एरियाज टू लो प्रेशर। ठीक है, आगे मतलब इसका मतलब है विंड एयर का हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरियाज की तरफ एक मूवमेंट है। आगे स्पीड एंड डायरेक्शन Speed and direction are two important factors when we describe the wind. विंड को डिस्क्राइब करते वक्त स्पीड और डायरेक्शन दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। आगे विंड इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ द वेदर। हवा वेदर का एक काफी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग। और ये जो विंड की डायरेक्शन और वेदर फोरकास्टिंग में हेल्प करती है। Besides, air pilots and sailors need to be aware of wind data, as the wind has a great influence on flying and sailing. हाँ, इसके अलावा एयर पायलट्स और सेलर्स को विंड विंड की डेटा की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विंड का फ्लाइंग और सेलिंग पर बहुत इफेक्ट डालता है। Farmers also use the wind direction to predict where rain might come from. और क्या जो हमारे किसान होते हैं
वो भी विंड डायरेक्शन का यूज यह प्रिडिक्ट करने के लिए करते हैं कि बारिश किस डायरेक्शन से आएगी। Also, a greater wind speed will cause the soil to dry faster. हाँ, और ज़्यादा विंड स्पीड के कारण सॉइल जो मिट्टी होती है जल्दी ड्राई हो जाती है। So, how do we measure this direction and speed? तो हम इस डायरेक्शन और स्पीड को कैसे मेजर करेंगे? कैसे मेजर करेंगे? हाँ, a wind vane और weather vane has a rotating arm with हाँ guys थोड़ी प्रॉब्लम। हाँ, a wind vane or weather vane has a rotating arm with a pointer at one end and a tail at the other. हाँ, विंड वेन या फिर आप इसे भी कह सकते हो वेदर वेन में एक रोटेटिंग आर्म होता है जिसके एक एंड पर पॉइंटर और दूसरे एंड पर टेल होती है। आगे, when the wind blows the tail is pushed and the pointer turns in the direction of wind. जब हवा चलती है तो टेल पुश होती है और पॉइंटर विंड की डायरेक्शन में टर्न करता है। इट रिस्पॉन्ड्स इवन टू अ लाइट ब्रीज, ये हल्की सी ब्रीज को भी डिटेक्ट कर लेता है। गाइस अब देखते हैं यार क्या है। A wind vane on the tarmac is called a windsock. It gives pilots an indication of the direction of the wind during takeoff and landing. Similar socks are used in industries that release ash or gases. So इसका मतलब है टेरेस पर लगे इस विंड वेन को विंड सॉक कहा जाता है। ये टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम विंड की डायरेक्शन का इंडिकेशन देता है। ऐसे ही सॉक्स उन इंडस्ट्रीज में भी यूज किए जाते हैं जो ऐश या गैसेस को रिलीज करती है। द सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द विंड डायरेक्शन एंड स्पीड इज द एनीमोमीटर. It has 3 or 4 metal caps that rotate on a vertical shaft when the wind blows. The stronger the wind, the faster the rotation. A meter attached at the bottom counts how many times the anemometer spins in a certain period of time and calculates the wind speed in kilometer per hour. इस पैराग्राफ का मतलब है एनीमोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो विंड की स्पीड और डायरेक्शन मेजर करने के लिए यूज होता है। इसमें 3 या 4 मेटल कैप्स लगे होते हैं। ये मेटल कैप्स एक वर्टिकल शाफ्ट के अकॉर्डिंग घूमते हैं। जब विंड चलती है तो कप्स होते हैं मेटल कप्स, रोटेट करते हैं और जब विंड स्ट्रांग होती है तो ये मेटल कप्स फास्ट रोटेट करेंगे और जब विंड स्लो होगी तो ये मेटल कप्स स्लोली रोटेट करेंगे। नीचे एक मीटर लगा है जो काउंट करता है कि एनीमोमीटर ने एक सर्टेन टाइम में कितनी बार रोटेशन किया। फिर इस इंफॉर्मेशन से विंड की स्पीड किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट की जाती है। सो गाइस चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं ह्यूमिडिटी इज द एक सेकंड गाइस पेन थोड़ा वर्किंग कर रहा है। हाँ, humidity is the last element of the weather on our list. Listen guys, हाँ, ह्यूमिडिटी वेदर का हमारी लास्ट लिस्ट में लास्ट एलिमेंट है। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर।
इसका मतलब एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर के अमाउंट से है। It also depends on factors like temperatures, wind, pressure and location. ये टेम्परेचर, विंड, प्रेशर और लोकेशन जैसे फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। आगे लेट्स एक्सप्लोर। Where do you think humidity is likely to be more, Kochi or Jaipur? You might guess that Kochi has higher humidity than Jaipur because it is located near the sea. But how will we know for sure if we had to compare the humidity level between Kochi and Mangaluru? How would we do it? Discuss with your classmates. So बस इसका मतलब है लेट्स एक्सप्लोर का। बस आपके अकॉर्डिंग कोची या जयपुर में से ह्यूमिडिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी? तो बस आप पक्का गेस करोगे कोची में की ह्यूमिडिटी जयपुर से ज़्यादा होगी क्योंकि कोची सी के पास लोकेटेड है। लेकिन हमें श्योरली कैसे पता चलेगा? अगर हमें कोची और बेंगलुरु के ह्यूमिडिटी लेवल कंपेयर करने हो तो हम कैसे करेंगे? अपने क्लासमेट्स के साथ इस बारे में डिस्कस कीजिएगा सब अपनी क्लास में, ठीक है? आगे we can answer this question more precisely by learning how to measure humidity. हम इस क्वेश्चन का आंसर काफी प्रीशियसली दे सकते हैं ह्यूमिडिटी को मेजर करने के बाद। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड we need to remember our science lesson from grade 6 about the states of water. और जब हम आगे बढ़े, मतलब आगे बढ़ने से पहले हम अपनी क्लास 6 की साइंस की बुक से वाटर के स्टेट्स के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमिडिटी इज मेजर। और ये हमें इस बारे में जानने से मदद करेगा कि आखिर कैसे ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है। आगे लेट्स रिमेंबर व्हेन वाटर इवेपोरेट्स इट कॉजेज अ कूलिंग इफेक्ट। जब वाटर इवेपोरेट होता है तो कूलिंग इफेक्ट होता है। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इज इन द एयर इट्स ऑलरेडी हाई, मतलब कि मोर ह्यूमिडिटी, वाटर इवेपोरेट्स स्लोली, दैट इज टाइपिकली केस ऑन अ रेनी डे। अगर एयर में वाटर की अमाउंट पहले से ही ज़्यादा है, मतलब कि ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो वाटर स्लोली इवेपोरेट होगा। ऐसा जनरली बारिश के दिनों में होता है, ठीक है? आगे एक सेकेंड गाइस। हाँ, ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर इज मेजर्ड एज relative humidity. Air that would contain absolutely no water vapor, which is impossible in natural condition, is rated at 0%, while air saturated with water vapor will have a humidity at 100%. हाँ, तो इसका मतलब है एयर की ह्यूमिडिटी को रिलेटिव ह्यूमिडिटी के फॉर्म में मेजर किया जाता है। जिस एयर में बिल्कुल भी वाटर वेपर नहीं होता, हाँ, जिस एयर में बिल्कुल भी वाटर वेपर नहीं होता, मतलब कि जो नेचुरल कंडीशंस में इम्पॉसिबल है, उसकी ह्यूमिडिटी 0% मानी जाती है। जबकि वाटर वेपर से कम्प्लीटली सैचुरेटेड एयर की ह्यूमिडिटी 100% मानी जाती है। आगे इन प्रैक्टिस ड्राई वेदर हैज अ relative humidity range between 20% and 40%, while humidity weather usually falls between 60% and 80% relative humidity. हाँ, जनरली ड्राई वेदर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी 20% से 40% के बीच में होती है, जबकि ह्यूमिड वेदर में ये यूजुअली 60% से 80% के बीच में होती है। अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है। थिंक अबाउट इट, इफ द ह्यूमिडिटी इन दिल्ली इज एट 52%, while in Kochi it is 84%, in which of the two places are wet clothes dry faster, and where are you likely to sweat more, assuming the temperature is the same in both places? अगर दिल्ली में ह्यूमिडिटी 52% है और कोची में 84%, तो दोनों में से वेट क्लॉथ्स मतलब भीगे हुए कपड़े किस जगह पर जल्दी सूखेंगे?
और अगर दोनों प्लेसेस का टेम्परेचर सेम हो तो आपको ज़्यादा पसीना किस जगह पर आएगा। लेकिन हम ऐसे नंबर्स को कैसे मेजर करते हैं? हाँ लेकिन गाइस, ठीक है आगे। तो गाइस मैंने गलती से गाइस जब मैं बोला था ना कि हम ऐसे नंबर्स को कैसे मेजर करते हैं, गाइस गलती से मैंने इस वाली लाइन का मतलब बोल दिया था। तो गाइस सॉरी इसके लिए काफ़ी। चलिए एक बार दोबारा मिस एक भी और लाइन है, चलिए वहाँ पढ़ते हैं पैरा अपना आगे। देखिए गाइस, हाँ, बट हाउ डू वी मेजर सच नंबर्स? दिस इज डन थ्रू एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर। लेकिन हम ऐसे नंबर्स को कैसे मेजर करते हैं? यह एक इंस्ट्रूमेंट हाइग्रोमीटर के थ्रू किया जाता है। हाँ, अगेन देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ हाइग्रोमीटर डिपेंडिंग ऑन द प्रिंसिपल दे आर बेस्ड ऑन। हाइग्रोमीटर्स के भी सेवरल टाइप्स होते हैं जो उनके वर्किंग प्रिंसिपल पर डिपेंड करते हैं। द मेजरमेंट ऑफ ह्यूमिडिटी is of great importance is in many industrial processes such as food processing. ह्यूमिडिटी की मेजरमेंट बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जैसे फूड प्रोसेसिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है। म्यूजियम्स ऑल्सो मॉनिटर museums also monitor humidity as they need to maintain a dry environment to preserve their exhibit. म्यूजियम्स भी ह्यूमिडिटी को मॉनिटर करते हैं क्योंकि अपने एग्जिबिट्स को प्रिजर्व करने के लिए उन्हें ड्राई इन्वायरमेंट मेंटेन करना होता है। ठीक है गाइस, चलिए इसके हमारा ये जो चैप्टर है काफ़ी अच्छा चैप्टर था एसएसटी का। हमारा दूसरा चैप्टर खत्म होता है और इस अगले वीडियो में हम आपका एसएसटी का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइमेट्स। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।